मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम भुनीति सोलंकी है और मैं जूलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। आज हम यहाँ जो सिलेबस डिस्कशन करेंगे वो बीएससी पार्ट सेकंड का है और उसी के पेपर सेकंड के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे कि आपके एग्जाम के लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट्स हैं और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है जो बेसिकली एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो पेपर जो सेकंड है उसमें हमारी दो बुक्स रहेंगी, यानी दो पार्ट रहेंगे। एक तो है एंडोक्राइनोलॉजी और एक है इथोलॉजी। वैसे आप लोगों को, आप इतने मैच्योर तो हो ही चुके हैं, जिस भी वर्ड के पीछे लॉजी आ रहा है यानी वो हमारी साइंस की क्या है, एक बुक है। ऐसे ही एंडोक्राइनोलॉजी में हमें अंतरस्राविकी के बारे में पढ़ना है। अंतरस्राविकी उसे कहते हैं, यानी अंतरस्रावी ग्रंथियों के बारे में हमें पढ़ना है। और इथोलॉजी जो है उसको व्यवहारिकी कहते हैं, यानी इसमें हमें जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करना है। तो स्टार्टिंग की जो 3 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तो हमारे एंडोक्राइनोलॉजी से रिलेटेबल है और यूनिट नंबर 4 और 5 वो हमारे इथोलॉजी से रिलेटेबल है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हमारे यूनिट में कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर जो फर्स्ट है एंडोक्राइनोलॉजी से रिलेटेड है, इसमें हमें बेसिकली ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्टिंग में आपको ग्रंथियों के प्रकार बताएंगे। 3 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। लेकिन हमें डिटेल अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। हमारी बॉडी में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, वृषण है, अंडाशय है, ऐसे भी कई सारी ग्रंथियां हैं जो हार्मोनों का स्रवण कर रही है। उन्हीं के बारे में डिटेल हमें यहाँ पढ़ना है। उनकी संरचना, उनके द्वारा स्रवित हार्मोन, हार्मोन जो बॉडी में काम कर रहे हैं वो, और अगर हार्मोन अनबैलेंस्ड हो गए, कमी हो गई, अधिकता हो गई, तो उनसे हमारी बॉडी में क्या रिएक्ट होगा, क्या चेंज होगा, वही चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो अगर आप यूनिट नंबर फर्स्ट कवर करते हैं तो उसमें भी अगर आप पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि कवर करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा पोर्शन कवर हो जाएगा। 5 नंबर 10 नंबर का पोर्शन आराम से कवर हो जाएगा। यूनिट नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल यूनिट नंबर फर्स्ट से रिलेटेबल है, बहुत इजी भी है। यहाँ हमको पढ़ना है कीटों में अंतःस्राविकी ग्रंथियाँ, यानी कीटों के अंदर भी एंडोक्राइनोलॉजी सिस्टम चलता है, तो वहाँ पर भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं जिनके द्वारा हार्मोन स्रावित हो रहे हैं। जुवेनाइल हार्मोन है, प्रोथोरेसिक हार्मोन है। ठीक है, वो हार्मोन कर क्या रहे हैं यहाँ पर, उनका डिटेल यहाँ पर है। तो ये भी देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है धनात्मक व ऋणात्मक फीडबैक। ठीक है, ये हार्मोनों से रिलेटेबल है कि अगर हार्मोनों का स्रवण कम हो रहा है तो हम ज़्यादा कैसे करवाएं, और ज़्यादा हो रहा है तो हम कम कैसे होगा, वही मैकेनिज्म यहाँ पर दी गई है। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछते हैं बेसिकली, और वैसे भी आपको पता है ऑप्शन में आते हैं अथवा होता है बीच में, तो हमारे पास चॉइस होती है। दूसरा है हार्मोनों की क्रियाविधि। हार्मोन की बेसिकली 2 ही हम यहाँ पे प्रवृत्तियाँ पढ़ते हैं कि या तो एक वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं या स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं। उन दोनों की क्रियाविधि यहाँ बताई गई है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है वो हार्मोनों को सीधा कहाँ रिलीज कर देती है, रक्त में। ठीक है, और रक्त के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से वो कहाँ आ रहे हैं, अपने टारगेट ऑर्गन्स तक आ रहे हैं, लक्ष्य अंगों तक आ रहे हैं। ठीक है, तो वो लक्ष्य अंगों में आकर क्या कर रहे हैं, वहाँ आके किसको उन्होंने प्रेरित किया, क्या काम करवाया, वही चीज़ें हमें यहाँ पढ़नी है हार्मोनों की क्रियाविधि में। सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जो पूछा गया है, वो है इंसुलिन। इंसुलिन क्रिया का आणविक आधार। ठीक है, इंसुलिन एक प्रोटीनीय हार्मोन होता है, तो प्रोटीनीय हार्मोनों की क्रियाविधि से रिलेटेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं एग्जाम में 5 मार्क्स में, तो याद तो करना ही है। यूनिट नंबर 3 जो है वो हमारे वृषण, अंडाशय, प्लेसेंटा, अपरा से रिलेटेबल है। ठीक है, तो वृषण और अंडाशय दोनों खुद अंतःस्रावी ग्रंथियां तो है ही सही। क्यों है, क्योंकि वृषण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित हो रहा है और अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रवण हो रहा है। तो खुद तो ये दोनों अंतःस्रावी ग्रंथियां है ही सही, पर इन पर कंट्रोल कौन कर रहा है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो वही यहाँ पे डिटेल बताएंगे कि वृषण और अंडाशय पर हार्मोनों का नियंत्रण कौन करेगा, पीयूष ग्रंथि करेगा, और वो कैसे करती है वो डिटेल यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अपरा
अपरा यानी प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के टाइप्स, प्लेसेंटा के वर्क, और प्लेसेंटा खुद अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम कर रही है क्योंकि वो खुद भी हार्मोनों का स्रवण करती है। पढ़ा होगा ना, प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, HCG है, HPL है, ऐसे डिफरेंट टाइप के हार्मोनों का स्रवण कर रही है, लेकिन उन पर भी किसका कंट्रोल होगा? पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल होगा ही होगा। रज चक्र हम जानते हैं, ये इस पर भी पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल है। आरोपण, इम्प्लांटेशन, इस वर्ड का मतलब क्या है? भ्रूण का गर्भाशय के आवरणों से अटैच्ड होना, जुड़ना, लगना, वही चीज क्या कहलाती है? आरोपण। और आरोपण में भी कहीं ना कहीं हार्मोनों की भूमिका होती है। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? आरोपण के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। अगला है प्रसव का नियंत्रण। प्रसव भी हमारे हार्मोनों द्वारा कंट्रोल्ड है। जब तक हार्मोन रिलीज नहीं होंगे प्रसव की क्रिया होना इम्पॉसिबल है। प्रसव के बाद में भी जैसे दुग्ध स्रवण है, ठीक है, और भी बहुत सारी प्रोसेस होती है ना, उन सब पर भी किसका कंट्रोल होता है? हार्मोन का कंट्रोल होता ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे स्टार्टिंग के 3 यूनिट जो है वो एंडोक्राइनोलॉजी से रिलेटेबल है और बहुत ईजी है, इतनी टफ नहीं है। आप लोग पढ़ेंगे आपको इजीली कवर हो जाएगा। पर आप ये टॉपिक अगर कवर करते हैं तो आपका बहुत सारा पोर्शन आराम से कवर हो जाएगा। इसके बाद में है हमारा यूनिट नंबर 4 और 5 जो हमारे इथोलॉजी से रिलेटेबल है। यूनिट इथोलॉजी अभी हमने बात की थी, व्यवहारिकी, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करना है। थ्योरिकल पोर्शन है, इंटरेस्टिंग पोर्शन है और इजी भी बहुत है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 में हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा जैविक घड़ियां, बायोलॉजिकल क्लॉक। तो वैसे आप जानते होंगे जैविक घड़ियां जंतुओं में फिक्स टाइम पर फिक्स काम हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? जैविक घड़ियों के द्वारा। और हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि, वही किसे कंट्रोल कर रही है? जैविक घड़ियों को प्रेरित कर रही है। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पढ़नी है। जैविक घड़ियां, इसके प्रकार, सर्कैडियन रिदम, सर्कैनुअल रिदम, ठीक है, और उनसे कौन कौन से काम हो रहे हैं जंतुओं में, उनका डिटेल। तो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा लर्निंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ हम 5 से 6 प्रकार की लर्निंग पढ़ेंगे और उन लर्निंग में 1 या 2 जो टिप्पणी वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें वो पूछते हैं, जैसे इम्प्रिंटिंग लर्निंग पूछी जाती है। इसके अलावा भी ट्रायल एंड एरर लर्निंग पूछी जाती है, इनस्लाइड लर्निंग है, बहुत सारी लर्निंग है, बहुत इजी है। आप लोग पढ़ेंगे आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक और लर्निंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जंतु व्यवहार अध्ययन की क्रियाविधि, 4 या 5 प्रकार की ये क्रियाविधि है। ये 10 मार्क्स में आपसे पूछते हैं। अगर जैसे 5 मार्क्स में पूछेंगे तो बोल देंगे 2 विधियों का वर्णन करो, 3 का वर्णन करो, और 10 मार्क्स में पूछेंगे तो हमें सारी ही विधियों का फिर वर्णन करना है इसमें। तो मेरी नज़र में तो बहुत ईजी यूनिट है यूनिट 4। तो आप अगर इसे भी कवर करते हैं तो आपके बहुत सारे मार्क्स गेन हो जाएंगे। यूनिट नंबर 5 की बात करें तो ये तो बहुत ही ईजी है। पहली चीज इसमें हम पढ़ेंगे सामाजिक जंतु। आप सामाजिक जंतु क्या होते हैं? तो वो जंतु जो समूह बनाकर रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सामाजिक जंतु। जैसे बंदर, हमेशा आपने बंदर को ग्रुप में ही देखा होगा। मुश्किल से कोई, हम शहर में रहते हैं तो कभी कभी वो अकेले घूमते रहते हैं, वो अलग है उनका मैटर, पर बेसिकली तो वो ग्रुप में ही रहता है। मधुमक्खी हमेशा आपको ग्रुप में दिखेगी, एक आध तुम्हें भटकती भी दिख जाएगी, हो सकता है वो अपने ग्रुप से अलग हो गई हो। दीमक, टर्माइट, ये तो ग्रुप में ही रहते हैं। पता है ना, दीमक जिनका फेवरेट फूड सेल्यूलोज होता है ना, जो लकड़ी पर, कागज पर लग जाते हैं, वो दीमक। तो इनका डिटेल पढ़ेंगे, इनके ग्रुप में कौन कौन है, काम क्या क्या कर रहे हैं, है ना, दिखते कैसे हैं, कौन कौन से मेंबर्स हैं, उन सभी का डिटेल है। तो बहुत ईजी है। संचार, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत का तरीका। अभी जैसे मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रही हूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन का तरीका है। अब हम तो मनुष्य हैं, हम तो बोलकर हमारी बात को प्रेजेंट कर सकते हैं, पर और जंतु वो बोल नहीं सकते, वो हमारी तरह भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, तो उनमें भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का तरीका होगा। तो यहाँ इस वाले टॉपिक में यही बताया गया है। कुछ में
ध्वनि के माध्यम से हो रहा है, कुछ में अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के द्वारा हो रहा है, कुछ में डांस के माध्यम से हो रहा है। तो यही टाइप्स यहाँ पर पढ़ने हैं और ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये पढ़ना तो है ही सही। मधुमक्खी भाषा, आपने जीवन में कभी ये चीज़ नहीं पढ़ी होगी, जीवन में पहली बार आप ये पढ़ रहे होंगे कि मधुमक्खी डांस भी करती है। ठीक है, कभी बचपन से लेके आप जब से साइंस पढ़ रहे हैं तब से लेके अभी तक आपको कभी ये नहीं लगा होगा कि मधुमक्खी भी डांस करती है। आपको वो बेसिकली उड़ती हुई दिखाई देती होगी कि हाँ चलो कोई नहीं, मकरंद ले रही है, अपना काम कर रही है, पर मधुमक्खी डांस करती है। डांस क्यों करती है? क्योंकि वो कम्युनिकेशन कर रही है। ठीक है, कम्युनिकेशन, डांस के माध्यम से वो अपने दूसरे सदस्यों को भोजन का क्या दे रही है? ज्ञान दे रही है। वही चीज़ यहाँ मधुमक्खी भाषा में 2 प्रकार के वो डांस करती है, राउंड डांस और वैगल डांस। ये डिटेल से पढ़ना है, बहुत इजी है, आराम से आप लोग कवर कर लेंगे। अनुचलन टैक्सेस होते हैं, प्रकाशानुचलन, जलानुचलन, धारानुचलन, ये आपने पढ़ा है पहले भी बहुत सी बार, तो ये इजी है। लास्ट, पक्षियों में प्रवास, ये भी बहुत इजी है। तो माइग्रेशन, ठीक है, कि यहाँ माइग्रेशन के टाइप्स हैं, माइग्रेशन से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या हानि हो सकती है, वो पूरी डिटेल यहाँ पर है। तो अगर आप ये पोर्शन कवर करते हैं तो आराम से आपके पेपर सेकंड में आप 35-40 से प्लस मार्क्स गेन करेंगे। पर वो ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है, बाकी तो फिर धन्यवाद।